चलिए, तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो 5वां प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेके आया हूँ आपके बीच। तो आप सभी लोग ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, समझिएगा और समझ करके उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो यूट्यूब पे जहाँ पे आप लोग हमें जवाब देंगे तो मैं उसको देखते चलूंगा। गुड इवनिंग शिव शक्ति जी, गुड इवनिंग सुनील कुमार जी, इकबाल मलिक, विनीत कुमार जी, निशु बिश्नोई, कमल मंडा, अरुण सिंह चौधरी, मनीष, सपना, सभी का स्वागत है आज के ऑनलाइन इस प्रैक्टिस सेट के प्रोग्राम में। वाह, जितेंद्र जी, जितेंद्र कटियार, गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप भी जुड़ रहे हैं। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। ये प्रश्न जो है, आज के जो प्रश्न है वो जीन पियाजे से संबंधित है, एरिक एरिक्सन से संबंधित है और यूरी ब्रोन फ्रेन ब्रेनर से संबंधित है और स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल से संबंधित है। साथ साथ में जो डिसऑर्डर्स हैं, लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स, उससे संबंधित है। सुचित यादव जौनपुर, सुचित यादव जी आपका भी स्वागत है। शिव शक्ति जी आपका स्वागत है। जितेंद्र सर आपका भी स्वागत है। चलिए, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं? सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्कावस्था। ऑप्शंस, ऑप्शंस, रामू आत्माराम, रामेश्वर आत्माराम, नागपुर। चलिए, जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जवाब है किसी का आ रहा है 2, किसी का आ रहा है 1। हाँ, जवाब आपके, प्रश्न आपके सामने है, पहुंच रहा है। हाँ, तो जवाब दीजिएगा। तीनू राठौर, सोहन नागदा, सुगना सोनी। 8-9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आते हैं? तो बाल्यावस्था में आते हैं। बच्चा जब 8वीं 9वीं में पढ़ने लगेगा, बच्चा 8वीं 9वीं में पढ़ने लगा। इकबाल मलिक जी बहुत बढ़िया, सुचित यादव जी, कमल मंडा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं सभी के, आप सभी के। 2-2-2-2-2, चलिए 2 आ रहे हैं सभी के जवाब। तो देख लेते हैं जवाब क्या है। जवाब है इसका 2, जवाब है 2। तो 2 इसका सही जवाब है। शीतल सोलेजा, वाला आशु, तेजल तबधारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल मंडा, वाला आशु, आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। वाला आशु, हाँ 2 नहीं, एक, एक नहीं, उसका 2 जवाब है। एक नहीं, उसका 2 जवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। भूपेन्द्र सालवी जी बहुत बढ़िया, सपना जी बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं तरीकों से संबंधित है। वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं तरीकों से संबंधित है। कौन सा, कौन सा संबंधित? इसमें पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ऑटोलॉजी, साइकोलॉजी। वयस्क बच्चों से क्या संबंधित है? वयस्क वयस्क बच्चों से क्या संबंधित है? ईश्वर रावल जी बहुत बढ़िया। किशोरावस्था, सही बात है। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब था। यहाँ यहाँ पे अब अगला प्रश्न का जवाब लेते हैं। तो वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित कौन सा जवाब सही है? सिद्धांत एवं तरीकों से संबंधित है। पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ऑटोलॉजी, साइकोलॉजी। वयस्क बच्चों के लिए कौन सी जो है वो शिक्षण पद्धति यूज कर, शिक्षण सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, शिक्षण के तरीके? तो पेडागोजी है, एंड्रोगोजी है, ऑटोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कौन सी प्रयोग की जाती है? पेडागोजी। सुचित यादव जी का जवाब है 1। भूपेंद्र सालवी, अच्छा आपने पुराना वाला जवाब दिया है। हाँ, भूपेंद्र सालवी 1, सुचित यादव 1, हेमकरण वर्मा 1, सुनील बगारिया 1। वयस्क व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, वयस्क व्यक्तियों के बारे में। तेजल तबधारी, कमल मंडा, वयस्क व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। हमने पहला ही जो है एक लेक्चर हमने लिया हुआ था, इसी के ऊपर सबसे पहला लेक्चर हमारा यही था कि पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटोगोजी क्या होती है। पेडागोजी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटोगोजी क्या होती है? तो पेडागोजी जो होती है वो बच्चों के लिए होती है।
पेडागोजी जो है बच्चों के लिए होती है, यानी पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए पेडागोजी होती है। चलिए, इसका जवाब जो है वो सही जवाब है 2। इसका सही जवाब है 2। प्रणाम सर, चैनल पर आमंत्रित करने हेतु कोटि कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मनोज जी। रामू आत्माराम, बहुत बढ़िया जवाब है आपका रामू जी। तो इसका सही जवाब है वो 2। सही जवाब है 2। एंड्रोगोजी, एंड्रोगोजी जो है वो ये वयस्कों के लिए होती है, वही जो हाउटागोजी होती है वो हाउटागोजी सबसे जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए होती है। तो पेडागोजी में टीचर पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, फैसिलिटेटर होता है। वहीं जब एंड्रोगोजी होती है तो एंड्रोगोजी में टीचर खाली जो है वो उनको गाइड करता है, मेंटर के रूप में होता है। टीचर गाइड के रूप में, मेंटर के रूप में होता है। तो टीचर वहां पे उतना सपोर्ट नहीं करता, खाली वो मेंटरिंग करता है कि जाकर के आप यहाँ से पढ़ लेना, ये करना, सपोर्ट करना। तो जो है वो वयस्कों के लिए जो टीचिंग की मेथोडोलॉजी है वो 2 है। इसका सही जवाब जो है वो 2 है। ब्रिजेश पुनिया, नमस्ते नमस्ते। तो चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो अगला चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों में अलग होता है। क्या है इसका जो है, इसके ऑप्शन है कुछ इस तरह से: हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, यानी वयस्कों की अपेक्षा जो चिंतन है, जो उनका थिंकिंग है, वह अलग होता है। बच्चों का वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इसका क्या जवाब हो सकता है? इसका क्या जवाब हो सकता है? जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिएगा सभी लोग। श्रेणीदान 3, चंचल 3, सुगना सोनी 3, हेमकरण, हाँ, इकबाल मलिक जी 3, सुनील बगारिया 3, कमल मंडा, जीन पियाजे, बहुत बढ़िया, सुचित यादव जौनपुर 3। सही है। चले, तो सही बात है, इसका सही जवाब जो है वो 3 है। सही जवाब है वो 3 है। 3 है इसका सही जवाब। तो सही जवाब देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं सभी लोगों के। तो सही जवाब है इसका विशाल सिंह, बहुत बढ़िया। भूपेन्द्र सालवी, सपना 3, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही जवाब है वो 3 है। जो जीन पियाजे जी हैं, वो जीन पियाजे जी ने क्या किया, वो यह बताया हुआ है कि वयस्कों की अपेक्षा चिंतन गुणात्मक बच्चों में जो अलग होता है। चलिए, अगला अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, इसके ऑप्शंस भी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तेजल तपधारी, पवन पवन जी, सुरेखा बेन वसावा, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। हेमकरण वर्मा, सपना देवी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिएगा। अगला वाला प्रश्न देखिएगा। जब एक बच्चा जानने लगता है कि गाय की 4 टांगे व 1 पूंछ होती है और उसके बाद वह भैंस को देखता है, तब वह भैंस को भी गाय कहकर पुकारता है। यह प्रक्रिया का उदाहरण है, क्या है? इस प्रक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है? समायोजन, एकोमोडेशन हो सकता है, आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन हो सकता है, अनुकूलन, एडेप्टेशन हो सकता है, इक्विबेरियम हो सकता है। क्या हो सकता है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो 2 1 2 1 2 1, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 2, पवन रनवा 2, आत्मिक आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन। हाँ, कोई 2 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है। हाँ, सुचित यादव जौनपुर। चलिए, इसका जो जवाब है वो जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जवाब है इसका 2। जवाब है इसका 2। सही जवाब है इसका 2। जब एक बच्चा जानने लगता है कि गाय की 4 टांगे हैं, 1 पूंछ होती है और उसके बाद वो भैंस को देखता है, तब वो भैंस को गाय कहकर पुकारता है। यानी क्या है उसके अंदर में, ये एक पहले से बना हुआ है, एक बना हुआ है। आप विकट विकट परिस्थिति में भी छात्रों को उनके परिजनों, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा कमेंट लिखा हुआ है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है एकोमोडेशन नहीं हो सकता है, यहाँ पे एजिमिलेशन हो सकता है। एजिमिलेशन क्या है? वह ज्ञान को, जो ज्ञान बच्चे के अंदर में, उस ज्ञान को ही आगे बढ़ा रहा है, उस ज्ञान को ही आगे बढ़ा रहा है, उसके अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन होती तो एकोमोडेशन होता है। यहाँ पे बच्चा जानने लगता है कि गाय की 4 टांगे होती हैं, 1 पूंछ होती है और उसके बाद वो भैंस को देखता है, तब वो भैंस को भी गाय कहकर पुकारता है। यानी वो क्या है, उसके अंदर में वो 4 टांगे हैं, 4 टांगे हैं, ये उसी उसी हिसाब से वो आगे जाता है। यानी उसको अभी उसी को देख रहा है, अभी उसकी गाय भैंस को, भैंस के अंदर में कोई कंफ्यूजन, मतलब भैंस का जब आवाज को जानेगा, भैंस की आवाज को जब परखेगा, भैंस की आवाज कैसी है, भैंस का रंग कैसा है, उसको जब देखेगा तब जाकर के उसके अंदर में कंफ्यूजन आएगा, मतलब तब जाकर के उसका दूसरा ज्ञान बनेगा। यहाँ पे नवीन ज्ञान जोड़ना होता है, नवीन ज्ञान जोड़ना होता है और पुराने ज्ञान को सुधारना होता है। जब नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है, पुराने ज्ञान को जब सुधारना होता है, तब जाकर के एकोमोडेशन होता है।
जब एजिमिलेशन कब होता है, तो एजिमिलेशन वही ज्ञान है, उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है बच्चा, उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, तब जाकर के वो एजिमिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो दो जवाब है, वो दो सही जवाब है सभी का। तो यहाँ पे तेजल जी आपने एक जवाब दिया हुआ है, मनोज कुमार शर्मा जी आपने दो जवाब दिया हुआ है। जिन लोगों ने दो जवाब दिया हुआ उनके बहुत बढ़िया है। चेतन पटियारी आपने भी दो जवाब दिया हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक रिफ्लेक्सेस एक्शंस कौन कौन से हैं? मतलब कौन है? निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक रिफ्लेक्सेस एक्शन कौन है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध, क्या है? क्या है रिफ्लेक्सेस एक्शंस? सुमन, हेमलता, सुगना, श्रेणीदान, मनीष एक, उषा कुमारी एक, जगदीश एस, मयूरी दाभी, दीनू राठौर, गोविंद कुमार। हाँ, तो जवाब दीजिएगा हमको सभी लोग, जवाब दीजिएगा सभी लोग। हाँ, क्या हो सकता है? एक एक। चलिए बहुत बढ़िया। जवाब जो है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक रिफ्लेक्सेस एक्शंस कौन कौन से हैं? तो निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध में से एक एक सही जवाब है सभी के, एक आ रहे हैं। पड़ियार चेतन जी, चार नहीं हो सकता है, क्रोध नहीं हो सकता है, वो क्रोध अलग होता है, क्रोध नहीं हो सकता है। यहाँ पे निद्रा जन्मजात लेके आता है। ब्रिजेश पुनिया जी यहाँ पे दो नहीं हो सकता है। भूपेन्द्र सालवी जी बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है। तेजल तबधारी आपने भी बहुत जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। एक जो है यहाँ पे इसका सही जवाब है, एक जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वो सबका सही, एक जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। हाँ, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। यानी जीन पियाजे जी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश 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 के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में? तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, या स्कीमा के रूप में? किसके रूप में? चलिए जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। जवाब सभी के आ रहे हैं, जो है वो चार आ रहे हैं जवाब। हाँ, यूट्यूब पे जवाब दीजिएगा। मनोज शर्मा जी, कमल मंडा चार, बहुत बढ़िया कमल, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। कमल आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। सुनील प्रजापति, उसने उन्होंने एक ने दिया है। पवन, सुनील बगारिया एक, सर नमस्ते। हेमकरण वर्मा, बहुत बढ़िया नमस्ते जी। सपना चार, सुचित यादव चार, बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग चार दे रहे हैं, यानी जो है स्कीमा, स्कीमा इसका सही जवाब है, स्कीमा इसका जो है वो सही जवाब है। सर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकता है क्या? हाँ जरूर हो सकता है। जीन पियाजे जी जो है, विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट? मनराज मीना चार, बहुत बढ़िया। चलिए रामेश्वर मंडा भी आ गए यहाँ पे। तो ये जो है इसका चार, चार सही जवाब है, चार सही जवाब है। चार जो है स्कीमा, स्कीमा बनाता है व्यक्ति, जो वो स्कीमा जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, एक मेंटल प्रोसेस होता है। मेंटल प्रोसेस क्या होता है? उसको कहते हैं स्कीमा। तो स्कीमा ही जो है वह बनता है, मनोवैज्ञानिक उपकरण नहीं होता है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध नहीं होता है, और विकास का समीपस्थ क्षेत्र नहीं होता है। यहाँ पे स्कीमा जो है, स्कीमा ही बच्चा जो है अपने अंदर में बनाता है मस्तिष्क में। जैसे गाय को देखा तो गाय का स्कीमा बना लिया उसने, जैसे उसने जो है भैंस देखा तो भैंस का स्कीमा बना लिया उसने, और वो स्कीमा वही एक प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनाता है, उसी के आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया करता है। तो बहुत बढ़िया ईश्वर रावल जी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, हेमकरण वर्मा जी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, क्या किया गया है? एरिक्सन द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया है? जालूदान, हिमाली जानी, उषा कुमारी, शेषदान, शेषदान, आप वहां पहुंच गए। कमल चौधरी, एरिक एरिक्सन, पियाजे, किसके द्वारा? तो तीन तीन सबका सही जवाब आ रहा है। बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं में की पहचान की गई है, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। तो जो पियाजे वो सबका सही जवाब आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आदिल शर्मा, हेमकरण जी, पवन कुमार, प्रेमराज पुरोहित, सुनील बगारिया, भोजराज, मेदिवर, कमल मंडा तीन, सालवी, पटीदार चेतन, सुचित यादव, पवन रनवा, शेख भान वसावा, सुरेखा बेन वसावा, मनोज कुमार, बहुत बढ़िया जवाब सभी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सभी के जवाब आ रहे हैं। तो जो है इसका जवाब है वो तीन है, तीन इसका बहुत सही जवाब है, तो तीन इसका सही आंसर है। पियाजे जी ने इसको जो है दिया हुआ, पियाजे ने चार विशिष्ट अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से,
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? मनोज शर्मा, मनोज मीना, बहुत बढ़िया। तेजल तबधारी, पियाजे, 3, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से यहाँ जवाब आना शुरू हो गया है, जूम पे जवाब आना शुरू हो गया है। 4, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का उदाहरण है? तो जवाब आ रहा है सभी का, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें से आ रहे हैं जवाब सभी के। सूक्ष्म गति यानी क्या कि जो है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल किसको कहेंगे? फाइन मोटर स्किल कहेंगे क्लाइंबिंग को, फाइन मोटर स्किल कहेंगे जो है वो जंपिंग को और रनिंग को या फिर राइटिंग को। फाइन मोटर किसको कहेंगे? लिखना, लिखना, लिखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया आ रहा है। शेषदान, नीरज, मधुकर जी, नीरज जी भी है, सही बात है। आदिल शर्मा, सुचित यादव, पवन कुमार, नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब देख लेते हैं। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? वो फाइन मोटर स्किल लिखना होता है। राइटिंग, राइटिंग जो है फाइन मोटर स्किल होती है। बहुत बढ़िया, विशाल सिंह, मनोज कुमार, रामेश्वर मंडा, दिनेश सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिकी कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, यानी जो है मोटर मोटर स्किल में लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। मोटर स्किल में लर्निंग डिसेबिलिटी किसको कहते हैं? मोटर स्किल की लर्निंग डिसेबिलिटी किसको कहते हैं? डिस्पेक्सिया को कहते हैं, डिस्कैलकुलिया के कहते हैं, डिसलेक्सिया को कहते हैं, डिस्फेजिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? तेजल जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तेजल तबधारी, राम राम। भावेश काउदू, 4 किसका आया है? 4 किसने कहा है इसमें? डिस्पेजिया, एक एक जवाब आ रहा है। हाँ, जो है वो गति मोटर मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल से संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। मोटर मोटर स्किल से संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी कहती है, जहां पे व्यक्ति चलन कर सके। तो चलन में क्या हो सकता है? पवन भाई राम राम। सुचित, 3, डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। इसमें क्या हो सकता है? इसमें जो है उसका क्या जवाब हो सकता है? तो इसका सही जवाब है वो एक है, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो है वो सही जवाब है, डिस्प्रेक्सिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं। दिनेश सिंह, भूपेंद्र सालवी, चलिए अगला जवाब ले लेते हैं। अगला जवाब, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से समाजीकरण है। अगला प्रश्न है समाजीकरण है। क्या है समाजीकरण? समाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। समाजीकरण की क्या है? समाजीकरण के बारे में बताइएगा। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? 3, 3 है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। चलिए जवाब आ रहे हैं सभी के। तेजत धारी जी, भूपेंद्र सालवी 2, भूपेंद्र सालवी 3, हेमकरण वर्मा, ब्रिजेश पुनिया, सुनील प्रजापति, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। ईश्वर रावल। चलिए, तो इसका सही जवाब जल्दी देख लेते हैं। सही जवाब है इसका 3, सही जवाब है इसका 3, 3 जो है सभी के सही जवाब है। तेजल तबधारी जी, आपका 2 जवाब है, तो 2 नहीं हो सकता है इसमें। समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो सही जवाब है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन से है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, 11वां प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा। 11वां प्रश्न, पहले 11वां प्रश्न पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद मैं जवाब बोलता हूँ। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद बोलता हूँ। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को कर लिया है। क्या कर लिया है? तो कर लिया है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुकूलन, एडेप्टेशन, संतुलन, समायोजन या संगठन। क्या हो सकता है यहाँ पे?
सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को कर लिया है। क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? जवाब 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 दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। पंकज गौर 3, सुचित यादव जौनपुर, आदिल शर्मा, आदिल आदिल एकोमोडेशन, एकोमोडेशन नहीं हो सकता है, एकोमोडेशन नहीं हो सकता है। इसका जो सही जवाब है वह है क्या? वह है इसका अनुकूलन। बच्चे ने अनुकूलन करना सीख लिया है। दाल और चावल को मिलाकर के खाना, उससे वो अनुकूलित हो गया है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वह क्या है? वह सही जवाब इसका होगा एक। सही जवाब है इसका एक, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इसका सही जवाब है। सुनील प्रजापति 3 नहीं होगा, भावेश काउदू जी नहीं होगा, रामेश्वर मंडा 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इसका सही जवाब है एक। भोजराज, हाँ इसका सही जवाब है एक। सही जवाब इसका एक है कि बच्चे ने एडाप्टेशन करना सीख लिया है। एडाप्टेशन करना सीख लिया। एडाप्टेशन में उसके आगे का पार्ट है, उसके उस एडाप्टेशन के 2 भाग है। एक को कहते हैं क्या? एक को कहते हैं एकोमोडेशन और दूसरे को कहते हैं एजिमिलेशन। एक को कहते हैं एकोमोडेशन और दूसरे को कहते हैं एजिमिलेशन। ये दो अलग अलग पार्ट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला भाग लेते हैं। अगला भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगति मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगति मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उसका सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आ, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। क्या हो सकता है? 3, सुमन कुमार 1, सुगना सोनी, सतपाल यादव 3। हाँ जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग, चलिए जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा सभी लोग। आदिल शर्मा 2, ब्रिजेश पुनिया 3। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब इसका क्या हो सकता है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता एवं सामाजिक कौशल को सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण एवं सामाजिक नियमों का अधिग्रहण होना चाहिए। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब 2 है कि बच्चे जो है विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और वहीं से, चाहे उनका कोई भी सामाजिक पृष्ठभूमि हो, वहां से वह सीखते हैं। तो यह जो है, यह मतलब इसका यह सही नहीं हो सकता है। यह इसका सही जवाब नहीं है। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे जो है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। बाकी सारे सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं कि समूह में कार्य भी बच्चे करते हैं। बच्चे जो है प्रजातंत्र के लिए स्थान भी होना चाहिए, ये भी सामाजिकरण का प्रक्रिया है। और दूसरा सामाजिकरण से संबंधित नियमों का अधिग्रहण भी, एक्वायर भी होता है। यहाँ पे जो है 2 जवाब उसका सही है। कमल मंडा 2, कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वह प्रजातंत्र मतलब क्या कि सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है। तो सब लोग अपनी बातें कैसे कहेंगे? सब लोग अपनी बातें कहेंगे जब बच्चों को फुल का फुल फ्रीडम दिया जाएगा, तभी बच्चे अपनी बात को कह सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो प्रचलित योजनाएं हैं उसमें कोई अगर नई जानकारी जोड़ी जाती है, जो प्रचलित योजनाएं हैं, करंट की योजनाएं हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो करंट में जो चल रहा है उसको बच्चे को पता है, उसी में वो बच्चा दूसरा कुछ ज्ञान जोड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? बच्चे के पास ज्ञान है, उसी में वो नया ज्ञान जोड़ रहा है, उसी में नया ज्ञान जोड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे? बच्चे के अंदर में बहुत ध्यान से पहले समझिए तब जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्रचलित योजना है, कोई भी प्रचलित योजना बच्चे के अंदर में चल रहा है, उसी में ला करके वो नया ज्ञान जोड़ रहा है, नया ज्ञान जोड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एकोमोडेशन कहेंगे, एजिमिलेशन कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नया ज्ञान है, बहुत ध्यान से समझिए। नया ज्ञान है बच्चे के पास, पहले मतलब पहले के पास बच्चे के पास ज्ञान है। सुनील बगरिया 1, शेषदान 2, रामेश्वर मंडा 1, 3, 2। क्या हो सकता है भाई? सभी हो सकता है क्या? सभी नहीं हो सकता जवाब इसका। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब है इसका 2, एजिमिलेशन। बच्चे के पास, जैसे बच्चा दाल चावल, बच्चे को ज्ञान है, बच्चे को कि ये जो है ये कुत्ता है, कुत्ता है तो कुत्ते के बारे में बच्चे को जानकारी, कुत्ते के पास 2 पूंछ होती है, मतलब कुत्ते के पास 1 पूंछ होती है, 1 मुंह होता है, 2 उसके पास पैर होते हैं, ये बच्चे को पता है। तो वैसे ही बिल्ली, बिल्ली को ला करके वो बिल्ली में उसी से बिल्ली जोड़ता है कि बिल्ली भी है, उसी के साथ में नया ज्ञान जोड़ता है, नया ज्ञान जोड़ता है। अब बच्चा जब कुत्ता की अलग आवाज, बिल्ली की अलग आवाज में दोनों जब कंफ्यूजन होगा, तब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब नया ज्ञान जोड़ेगा, तब वहां पे एकोमोडेशन होगा।
यानी जहां पे कंफ्यूजन होती है वहां कंफ्यूजन में बच्चे का कंफ्यूजन जहां होती है वहां पे एकोमोडेशन होता है, जहां पे बैलेंस होता है, बिल्कुल ज्ञान बैलेंस होता है, तो बैलेंस होने पर एजिमिलेशन होता है। यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ जो प्रचलित ज्ञान है वो बैलेंस है, उसी में नया ज्ञान जोड़ रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है बच्चे को। ये दोनों ध्यान रखिए आप लोग कि क्या है कंफ्यूजन, क्या है कंफ्यूजन। मतलब ये जब आएगा तो इसको कहेंगे कंफ्यूजन में। जब एकोमोडेशन होगा तो एकोमोडेशन कंफ्यूजन के रूप में देखा जाता है, जब कंफ्यूजन होता है तब बच्चा जो है वो एकोमोडेशन लेके आता है, तब वो नया ज्ञान को वहां पे सीखता है। वहीं जब बच्चे के पास पहले से ज्ञान है बैलेंस के रूप में, बैलेंस के रूप में एजिमिलेशन होता है, बैलेंस के रूप में एजिमिलेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये या आप लोग ध्यान रखिएगा, बैलेंस के रूप में जब होता है तो बैलेंस में बच्चे के पास पहले से ज्ञान है, उसी में ज्ञान जोड़ रहा है। जैसे मैंने बताया हुआ था आपको, एक एग्जांपल बताया हुआ था क्या, कि जैसे एक कोई बच्ची है, बच्ची कोई लड़की है, वो लड़की अपने घर में कपड़ा धोती है, तो कपड़ा धोने का उसके पास ज्ञान है। वहीं जाकर के जब वो अपने आगे जाती है, ससुराल में जाती है, तो वहां पे उसको वॉशिंग मशीन मिलती है, उसी ज्ञान को वो उसी वॉशिंग मशीन को ला करके जोड़ती है, यानी धोने से ही संबंधित वॉशिंग मशीन है। तो वो पहले से प्रचलित ज्ञान है कि धोना होते हैं, ऐसे कपड़ा ऐसे भी धोते हैं, वॉशिंग मशीन से भी धोते हैं। तो ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान जो है इस ऐसे प्रकार के ज्ञान को जोड़ने को एजिमिलेशन कहते हैं। तो इसको कहेंगे एजिमिलेशन। एक बच्चे के पास एक कुत्ता है, कुत्ता को बच्चा कुत्ते को समझ करके बच्चा कुत्ता को ही बिल्ली, मतलब दूसरी बार बिल्ली आती है तो उसको बिल्ली समझ करके कहता है। यहाँ पे दोनों एजिमिलेशन ही है। अब बच्चा बोले कि मम्मी ये तो जो है अलग आवाज बोलता है, तो अब अलग आवाज बोलता है, ये तो कुत्ता अलग आवाज से बोल रहा है अलग। अब दोनों की आवाजों में जब डिफरेंशिएशन करने लगा, दोनों के कलर में जब डिफरेंशिएशन करने लगेगा, उसके अंदर में जब विभेद करने लगा, उसके अंदर में कंफ्यूजन जब आएगा, तब जाकर के वह क्या होगा, वहां पे ज्ञान जोड़ने को कहेंगे जो है वो एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन और एजिमिलेशन में इन दोनों में फर्क है, जो आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। यही कंफ्यूजन आप लोगों को करते हैं आगे जाकर के, ये चीज जो है आप लोग कंफ्यूजन करती है आगे जाकर के, तो इस पे जो है आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, बताइएगा। डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिस्कल्कुलिया, डिसलेक्सिया, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? किसका एक लक्षण है? किसका एक लक्षण है, बताइएगा। सही जवाब आ रहे हैं सभी के, सही जवाब आ रहे हैं सभी के। सुमन, चंचल, सभी ने सही जवाब दिया है। एक सुनील बगारिया, शेषदान एक, पवन कुमार एक, सुचित एक, कमल मंडा एक, पवन रनवा एक। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं सभी के। तो लिखने से जहां संबंधित होती है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया, लिखने से जहां संबंधित होता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब सभी के बहुत बढ़िया आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका जो है एक 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 जवाब था, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को, वापस से आ गया, देखिए वापस से समझिएगा इसको। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जवाब दीजिएगा। हाँ अभी यहां से कंफ्यूजन आप लोगों का थोड़ा दूर हो रहा है, अभी यहां से कंफ्यूजन दूर हो रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। नवीन ज्ञान की जानकारी के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है क्या? नवीन ज्ञान में शामिल वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बदलाव कैसे करेगा, बदलाव करेगा कैसे, बदलाव करेगा कैसे? चलिए अभी आप लोगों का क्लियर हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब इसका एक, एकोमोडेशन। जब बच्चे को कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन में उसने बदलाव किया, जब बदलाव किया तो वो बदलाव करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है क्या? एकोमोडेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो जवाब नहीं हो सकता है, दो जवाब नहीं हो सकता है, दो जवाब नहीं होगा, जवाब दो नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा रामेश्वर मंडा जी, अनुकूलन नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, दो नहीं होगा सुनील बगारिया, तीन भी नहीं होगा, जवाब एक होगा, जवाब एक होगा। यहाँ पे एकोमोडेशन होगा, जो जवाब है यहाँ पे एक होगा, एकोमोडेशन। बच्चा नई जानकारी, नई जो उसके पास जानकारी, उस जानकारी में बदलाव कर रहा है। बदलाव क्यों कर रहा है? उसके अंदर में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन की वजह से बच्चा क्या कर रहा है, उसको बदल रहा है। तो यहाँ पे एक जवाब है, यहाँ पे एक जवाब सही है। अभी तक मैंने आपको इसीलिए कहा, इसके पहले मैंने कहा कि आप ये समझ करके रखिए कि कहाँ होता है एकोमोडेशन, कहाँ होता है एजिमिलेशन, कहाँ होता है एडेप्टेशन। ये आप बात को समझ के रखिए। जब बच्चा के अंदर में कंफ्यूजन हो, बच्चे के अंदर में जब कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन को जब दूर करेगा, दूर करके नया ज्ञान जोड़ेगा, तब वह होगा एकोमोडेशन। बच्चे के अंदर में जब पहले से ज्ञान है, उसके कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसी में लाकर के ज्ञान को जोड़ रहा है, तो उसे कहेंगे एजिमिलेशन।
ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसका सही जवाब है एक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है क्या? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनात्मक के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिक्रिया क्रियाओं को, के अस्तित्व को, ये सभी। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब बताइएगा। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज परिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, ये सभी। क्या हो सकता है सही जवाब? पवन रणवा, हेमकरण, पवन जी कोई समस्या है? हाँ, चार। ये सभी, ये सभी, ये सभी, सभी के सभी आ रहे हैं, ये सभी। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। कहां पे? संज्ञानात्मक विकास में, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में शारीरिक संरचना के विकास में नहीं है। यहाँ पे संज्ञान कहां से होता है? संज्ञान कहां से होता है? संज्ञान शरीर, इससे मस्तिष्क से होता है, शरीर से थोड़ी होता है। शरीर से नहीं होता है। सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व में, उससे भी नहीं। किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, यहाँ पे जो सही जवाब है वो एक है। आप लोग प्रश्नों को जोड़िए। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है क्या? कि बच्चे का पैरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब जो है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ये सब कैसा है, ये सब कैसा, उसी हिसाब से तो बच्चा आगे बढ़ेगा। उसी हिसाब से बच्चा जो है वो उसका संज्ञान का विकसित होगा। यहाँ पे सही जवाब है एक। एक, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। तो पहला वाला जवाब यहाँ पे सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, समझ करके प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये सारे प्रश्न अलग अलग जगहों पे आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसे मनोविश्लेषक का जन्म कहा जाता है? किसे मनोविश्लेषक का जन्म कहा जाता है? जनक। मनोविश्लेषक का जनक किसे कहा जाता है? यानी मनोविश्लेषक, साइको एनालिटिकल थियरी, साइको एनालिटिकल थियरी का फादर किसको कहा जाता है? साइको एनालिटिकल थियरी का फादर किसको कहा जाता है? साइको एनालिटिकल थियरी का फादर किसको कहा जाता है? एरिक्सन जी को, पियाजे जी को, ब्रूनर जी को, फ्रायड जी को, किसको कहा जाता है? जवाब, 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 जवाब। साइको एनालिटिकल थियरी के फादर किसको कहा जाता है? साइको एनालिटिकल थियरी का फादर किसको कहा जाता है? साइको एनालिटिकल, मनोविश्लेषक का जनक किसको कहा जाता है? मनोविश्लेषक का जनक किसको कहा जाता है? मनोविश्लेषक का जनक, चार चार, पवन कुमार चार, सुनील बगारिया, हेमकरण वर्मा, हेमकरण जी, सुरेखा वसावा। चलिए बहुत बढ़िया जवाब है, वो चार है। फ्रायड जी, सिगमंड फ्रायड जी जो है वो साइको एनालिटिकल थियरी के वही जनक है, और वही जो है इसके पर्सनालिटी के हैं। उन्होंने ही जो है ईड ईगो सुपर ईगो बताया, उन्होंने ही जो है वो उसके चरण बताए, जिसको साइकोलिंगुअल, मतलब साइकोसेक्सुअल थियरी, साइकोसेक्सुअल थियरी भी इन्होंने ही दिया। ये साइकोसेक्सुअल के रूप में, साइको एनालिटिकल के रूप में, ईड ईगो सुपर ईगो के रूप में, ये चेतन अचेतन अवचेतन के रूप में, ये सारा जो है देने वाले यही है, सिगमंड फ्रायड जी। तो सिगमंड फ्रायड जी जो है ये इसके राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्कीमा का मतलब है, स्कीमा का क्या मतलब है? खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय से याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। क्या हो सकता है? स्कीमा का मतलब क्या है? जो पियाजे जी ने स्कीमा बताया, वह पियाजे जी की स्कीमा का अर्थ क्या है? स्कीमा का अर्थ क्या है? सत्यपाल एक, नगदा तीन, खंडन क्रियाविधि। चलिए जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। सुगना सोनी तीन, जवाब दीजिएगा। स्कीमा का मतलब क्या है? खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय से याददाश्त के सूचना को, पैकेट्स को इकट्ठा करना। क्या हो सकता है? तीन, 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 पवन जी, मोनिका ठाकुर, मोनिका ठाकुर, पवन कुमार, सुनील बगारिया, शेषदान, ब्रिजेश पुनिया तीन, सुचित यादव तीन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्कीमा का मतलब क्या होता है? लंबे समय से याददाश्त में सूचना संगठित करना। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस। बच्चा जब मेंटल प्रोसेस करके किसी चीज को छाप बनाता है, जैसे गाय है तो गाय का वो मेंटल प्रोसेस बना करके गाय बनाया। जैसे आप गए तो आपको किसी ने कहा कि पिज्जा कैसा होता है, तो पिज्जा कैसा होता है, आपने पिज्जा पहले देखा हुआ है, पिज्जा देखा हुआ, तो पिज्जा आपके मन में समझ में आ गया कि पिज्जा गोल होता है, इसमें ऐसा खाना होता है, ऐसा होता है, वो स्कीमा आपके मन में बना हुआ है। तो वो स्कीमा ही कहलाता है क्या? वो लंबे समय से याददाश्त के रूप में उसको पैकेट के रूप में रखे रहना, उसी को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा में बदलाव कब होता है? स्कीमा में बदलाव तब होता है जब हमें कोई कंफ्यूजन होता है।
या उसके उसी से संबंधित कोई नई सूचना जाती है तो हम स्कीमा में बदलाव करते हैं। और यह लगभग रोज अगर हमें उस स्कीमा में कुछ अगर बदलाव आ रहा है तो अलग चीजों को लेकर के हम उसमें बदलाव भी करते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। इसका जो जवाब है, सही जवाब है, उसका जो सही जवाब है वो 3 है। 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता किसको कहेंगे? संप्रेषण संबंधी अक्षमता किसको कहेंगे? संप्रेषण संबंधी अक्षमता किसको कहेंगे? डिस्लेक्सिया को कहेंगे, डिस्कैलकुलिया को कहेंगे, डिस्फेजिया को कहेंगे, डिस्प्रेक्सिया को कहेंगे? किसको कहेंगे? किसको कहेंगे संप्रेषण संबंधी अक्षमता? संप्रेषण संबंधी अक्षमता किसको कहेंगे? डिस्लेक्सिया को कहेंगे, डिस्कैलकुलिया को कहेंगे, डिस्फेजिया को कहेंगे या डिस्प्रेक्सिया को कहेंगे? किसको कहेंगे? जवाब जवाब डिस्लेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्फेजिया है, डिस्प्रेक्सिया है। इसके बारे में विस्तार में चर्चा हो चुकी है, बहुत बढ़िया से मैंने समझाया हुआ है। किसको कहते हैं संप्रेषण? किसको कहते हैं? जब व्यक्ति को भाषा संबंधित यानी रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों में समस्या होती है, रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों में समस्या होती है, तब रिसेप्शन और एक्सप्रेशन जब समस्या होती है तब उसे कहते हैं, मैंने बताया हुआ था जवाब में पवन जी 4 और सुनील बगरिया 4, कमल मंडा 4, मोनिका ठाकुर 3, पंकज गौर 4, डिस्प्रेक्स डिस्प्रेसिया डिस्प्रेसिया डिस्प्रेसिया। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब इसका डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया डिस्फेजिया इसका 3 जो है वो सही जवाब है। यहाँ डिस्फेसिया लिखा हुआ तो उसको डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया डिस्फेजिया में बच्चा क्या होता है? व्यक्ति को लैंग्वेज को समझने में और उसको अभिव्यक्त करने में यानी ग्रहण करने में और अभिव्यक्त करने में दोनों में उसको समस्या होती है। इसके बारे में विस्तार में लेक्चर लिया गया हुआ है, विस्तार में बताया गया हुआ है। तो जो जूम पे मेरे बच्चे हैं वो सारे बच्चों ने सही जवाब दिया हुआ है। सारे बच्चों ने 3-3 जवाब दिया है। जूम पे जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे शेषदान जी 3, मनोज जी 3, सुरेखा बेन 3, हाँ 3 जो है उसका सही जवाब है। मोनिका ठाकुर जी 3 और 3 सही जवाब है, 4 सही जवाब नहीं है। 4 जो है वो सही जवाब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न कैसा है? तो अगला अगला प्रश्न है अगला प्रश्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? यानी अगर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथन को बहुत ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। कथन को ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बच्चों की सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर है। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या है? श्रेणीदान 1, विशाखा 1, जालूदान 1। बहुत ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये 2020 के एग्जाम में आ चुका है, यूपी टेट के 2020 में आ चुका है, बहुत ध्यान से पढ़िए। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। निरंतर होता रहता है क्या? चरणों में आगे नहीं बढ़ता, निरंतर होते रहता है। तो निरंतर की बात इन्होंने कहा है? इन्होंने तो चरण में ही बात करी है। इन्होंने तो चरण में ही बात करी है। इन्होंने जो बात करी है चरण में बात करी। 4 ही चरण तो बताए इन्होंने, 4 चरण बताए। तो चरण इसका सही हो सकता है जवाब। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर है। इसका जो सही जवाब है वो 4 है। सही जवाब इसका क्या है? 4 है। इन्होंने लगातार प्रोसेस नहीं बताया, उन्होंने चरणों में बताया कि बच्चा इस अवस्था में इतना सीखता है, इस अवस्था में इतना सीखता है, इस अवस्था में इतना सीखता है। तो बाकी के 2 तो गलत ही है, दूसरा तीसरा गलत ही है, पहला भी गलत है, खाली चौथा इसका जवाब सही है। 4 इसका जवाब सही है। मोनिका ठाकुर जी 1, कमल मंडा 4, पंकज गौर 4। हाँ इसका जो जवाब है वो 4 है। जवाब 4 है। हाँ चलिए सुधार लिया आप लोगों ने। तो जो ये क्या है, ये चरण में है। इन्होंने लगातार की प्रक्रिया नहीं बताई। लगातार बच्चा बढ़ते रहता है, वो लगातार चलती रहती है। इन्होंने लगातार की बात नहीं करी। इन्होंने कहा कि चरणों में व्यक्ति का जो है मानसिक संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसलिए ये जो है इनका सही जवाब है 4। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न आ चुका है यूपी टेट में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? सुनील बगारिया, पंकज, कमल, शेषदान, मोनिका जी, ब्रिजेश पुनिया, सुरेखा बेन, मोनिका ठाकुर। हाँ सभी लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसका जवाब दीजिए। हाँ अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, ये सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने को कहेंगे। हाँ सुगना सोनी 1,
जवाब दीजिएगा, जवाब 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 आ रहे हैं चार 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 चार। ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने को बोलकर अभ्यास करने को कहेंगे। क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? जवाब 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 पूर्ण रणवा चार। जवाब दीजिएगा, पहले पढ़िए फिर जवाब दीजिएगा। जवाब, उसे सहजता के साथ बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे सहजता के साथ बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका जो जवाब है वो तीन है। इसको उसे सहजता के साथ बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे उसे हेजिटेट होने के लिए नहीं कहेंगे। ड को ड बोलती है अक्सर, ड ड वाले शब्दों को गलत तरीके से करते हैं, तो वो उसको हो सकता है हेजिटेशन होती हो, तो उसको कहेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल आराम आराम से बोलो, कोई कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, हड़बड़ाहट नहीं लेके आओ, बहुत आराम से बोलो। उसको प्रैक्टिस करा करके नहीं कर सकते, उसको ड में ही खाली प्रॉब्लम है ना, तो वो ड को हड़बड़ा करके बोलती होगी, तो इसलिए जो है उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना जो है इसका सही जवाब है तीन। इसका सही जवाब जो है वो तीन है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति यानी स्पीकिंग स्किल, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति यानी स्पीकिंग स्किल के विकास का अर्थ यह नहीं है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब दीजिएगा। वाद विवाद में मतलब इसका कौन सा इसमें सही नहीं है? बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है? कि कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति करना, या बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, क्या नहीं है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। सुनील बगारिया दो, तेजल तपधारी दो, कमल मंडा दो, हाँ सुचित यादव दो 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 सही जवाब इसका। जो दो दो है, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, इसका जो है वह सही जवाब है। मतलब यही यही नहीं करना है मौखिक अभिव्यक्ति में, यह नहीं करना, बाकी सारे बच्चे करें। मौखिक अभिव्यक्ति में विकास का अर्थ यह नहीं कि बच्चे उसको शब्दशः दोहराएं, शब्दशः दोहराना नहीं है। बच्चे को वाद विवाद में बेझिझक उसको बोलने के लिए कहें, अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए कहें, बातचीत सक्रिय सक्रिय भागीदारिता निभाए, यह हो, खाली वह शब्दशः दोहराए, यह नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया मनोज मंडा, मोनिका ठाकुर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है, और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित, यानी जब बच्चा शब्दों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, शब्दों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन कुछ आपके इस तरह से हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्माफिया, डिस्ग्राफिया। क्या हो सकता है इसका? बच्चा शब्दों के क्रम को बदल देता है या उसको पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे क्या कहेंगे? बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे क्या कहेंगे? पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे, डिस्कैल्कुलिया कहेंगे, डिस्माफिया कहेंगे, और या फिर डिस्प्रैक्सिया कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जूम पे सही लोग, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। जूम पे जो लोगों ने जवाब दिया है बहुत सही जवाब दे रहे हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? मनोज मंडा, सुचित यादव, शेषदान, मनोज मंडा, पवन, सुनील बगारिया एक, बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इसका सही जवाब है। डिसलेक्सिया इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। हाँ, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? क्या सबसे कम महत्वपूर्ण? भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल में, यानी जब स्पीकिंग स्किल्स बच्चे की डेवलप करी जाए, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। ब्रिजेश पुनिया बहुत बढ़िया, विक्रम दोदियार बहुत बढ़िया, जवाब सही आ रहा है आपका। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, यूट्यूब पे भी सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। हाँ, तो किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, क्या क्या जो है इसका सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तीन, पवन रणवा तीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोनिका ठाकुर जी तीन, सही जवाब आ रहे हैं, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। तीन, तीन है नहीं, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बच्चों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। किसी, तो यहाँ पे जो दो दो जवाब है, नहीं दो नहीं हो सकता, यहाँ पे जो जवाब है वो तीन है। तीन है, यहाँ पे जो जवाब है वो तीन है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका सही जवाब है वो तीन है। बच्चों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर पूछना, मात्र प्रश्नों के उत्तर ही नहीं पूछना है, सभी जो करने हैं।
चर्चा भी करना है, उनकी बात को ध्यान से सुनना भी है और उनकी बात को पूरा मौका भी देना है। तो यहाँ पे 3 जवाब वो सही है, यहाँ पे 2 जवाब सही नहीं है, तो 2 की जगह पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो 3 कर लेंगे, इसको काट करके, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे तीसरा जो जवाब है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे जो है चलते हैं अगली तरफ, अगली की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वां की जगह 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग करने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। सर ऑप्शन 2 है तो 4 भी होगा। नहीं, ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 4 है, मतलब यहाँ पे तीसरा है। नहीं, तीसरा है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, सही जवाब 3 है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्या हो सकता है इसका? बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। क्या है सही जवाब? सही जवाब क्या है? 4 4 4 4 4 4 सही जवाब है। सभी लोग 4 जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 4 जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका जो जवाब है वो 4 है, 4 इसका सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। एक बहुसांस्कृतिक यानी मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, एक मल्टीलिंगुअल क्लास में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक मल्टीलिंगुअल क्लास में भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे? किसको देंगे? पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? का सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, बच्चों के व्याकरण सीखना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब, सही जवाब 4, मनोज जी 4, मनोज जी 4, 4 4 4 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जवाब सभी के बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। चलिए जो इसका जवाब है 4 है, 4 इसका राइट आंसर है। चंद्रशेखर सिंह, चंद्रेश सिंह, आपका स्वागत है चंद्रेश जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला अगला प्रश्न लेते हैं। 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल यानी स्पीकिंग स्किल में, स्पीकिंग स्किल में महत्वपूर्ण है, क्या है? स्पीकिंग स्किल को मौखिक भी कहते हैं, बोलना भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। बोलना कौशल और मौखिक कौशल है, दोनों एक ही है। तो बोलना कौशल में क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना, अलंकारिक भाषा का उपयोग करना, मधुर वाणी। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत संभल करके, बहुत समझ करके जवाब दीजिए, बहुत समझ के जवाब दीजिए। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बोलना कौशल क्या है? स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना, अलंकारिक भाषा का उपयोग करना। क्या है इसका सही जवाब? नहीं, सही जवाब 2 नहीं है। पंकज जी सही जवाब 2 नहीं है, मनोज जी सही जवाब 2 नहीं है, चंद्रेश जी 1, हाँ 1 इसका सही जवाब है, मोनिका जी 1 इसका सही जवाब है, 1 इसका सही जवाब है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, संदर्भ एवं अपनी स्थिति, नहीं, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। यहाँ पे भी, यहाँ इसका सही जवाब 1 है, यहाँ पे इसका सही जवाब 1 है, सही जवाब 1 है, यहाँ भी इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, सही जवाब 1 है, सही जवाब 1 है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, कह सकना वह बोलना कौशल है। जब अपनी संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहेगा तो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण भी करेगा, तो बोलना कौशल आएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब 1 है, 2 भी इसका सही जवाब नहीं है, 2 इसका सही जवाब नहीं होगा, इसका सही जवाब है 1, सही जवाब है इसका 1, इसका सही जवाब है 1। चलिए आगे चलते हैं। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट या परिस्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, बात को कह सकना और उसका सही जवाब है। 2 नहीं हो सकता है जवाब इसका, 1 होगा, इसका सही जवाब होगा 1। नहीं, कमल मंडा 2 नहीं होगा, 2 होगा सर, 2 नहीं होगा, 1 होगा। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण नहीं, जब बच्चा स्थिति और संदर्भ स्थिति के अनुसार जब बात करेगा तो वहां पे उसका वो उसमें वो आ ही जाएगा, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण उसके साथ में आ ही जाएगा। बच्चा जब किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैं अभी एक कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ उस स्थिति के अनुसार बात कर रहा हूँ, तो बात करने में क्या हुआ, शुद्ध वो स्पष्ट उच्चारण उसका आ ही जाएगा बोलना कौशल में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, 28वां प्रश्न, 28वां प्रश्न, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है?
रीट लागवो क्वेश्चन 27। तेजल तबधारी जी, आपका क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। हाँ, 28वां प्रश्न है, एलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने सीखने से, लिखने से, चलने टहलने से, भाषा अभिव्यक्ति के विकार से। तेजल तबधारी जी, आपने जो लिखा हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया, जरा मुझे उसको दोबारा लिख करके बताइएगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये बिहार टेट में आया हुआ है, बिहार टेट में आया हुआ है। पढ़ना सीखने से, लिखने से, क्या है इसका सही जवाब? पढ़ने सीखने से। सिमरन कहां से चौथा आएगा? भाषा अभिव्यक्ति के विकार से। भाषा अभिव्यक्ति विकार तो जो है वो अफेजिया होता है, भाषा अभिव्यक्ति का विकार अफेजिया होता है। सिमरन। आरती गुज्जर। हाँ चलिए, तो एक इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है वो एक, इसका सही जवाब है वो एक। जवाब दीजिएगा आप लोग। हाँ, मोनिका ठाकुर 3। टहलने से नहीं, टहलने से नहीं होगा इसका, इसका सही जवाब है, वह है सही जवाब एक। सही जवाब है इसका एक, पढ़ने सीखने से। पढ़ने सीखने से, एलेक्सिया पढ़ने सीखने से संबंधित है, एलेक्सिया पढ़ने सीखने से संबंधित है। इसका सही जवाब है एक। कमल मुंडा एक, बहुत बढ़िया, एक है इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। शिक्षकों को वर्गखंड में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। शिक्षकों को वर्गखंड में बहुभाषिकता को समझना चाहिए, किस रूप में, किस रूप में समझना चाहिए? इसका जवाब ले लेते हैं। जो उसके ऑप्शन है, वह एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में, एक गुण और साधन के रूप में। किसके रूप में ले सकते हैं? हाँ चेतन जी, चार। चार, चार नहीं होगा, चार उसको कहेंगे अफेजिया, चार को कहेंगे अफेजिया। चार अफेजिया होगा। यहाँ पे जो दो था वो वाला प्रश्न सही था। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ पे शिक्षकों को वर्गखंड में बहुभाषिकता को समझना चाहिए, किसके रूप में? एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में, एक गुण और साधन के रूप में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका जो जवाब है वह क्या है? इसका जवाब वो है चार, चार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, 30वां प्रश्न। डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों की पहचान किस रूप में की जा सकती है? डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों में की पहचान किस रूप में करी जा सकती है? पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता से, और उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। किसके रूप में कर सकते हैं? किसके रूप में कर सकते हैं? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जवाब, 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 जवाब। चंद्रशेखर, सुरेखाबेन, मोनिका ठाकुर 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेजान 2, चंद्रशेखर सिंह, चंद्रेश जी नमस्ते, नमस्ते। मनोज मंडा 2, पंकज गौर 2, कमल मंडा 2, मनोज मंडा 2, ब्रिजेश पुनिया 2, सुरेखा वसावा 2, मनोज शर्मा 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब है वो 2 है, सही जवाब इसका है वो 2 है, बहुत बढ़िया। सही जवाब इसका 2 है, सही जवाब 2 है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन है कि संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करना, प्रकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणी सोच में आबद्ध है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लक्षण क्या हो सकते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लक्षण क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने की सक्षम, प्रतीकात्मक सांकेतिक खेलों में भाग लेना, प्रकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रज्ञप्ति चिंतन करने में सक्षम। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? ब्रिजेश पुनिया 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 सही जवाब है। सभी के सही जवाब आ रहे हैं, वो 3 है इसका राइट आंसर। यानी परिकल्पित, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करना, ये बच्चे के अंदर में आ जाता है। चलिए इसका सही जवाब है वो 3। अगला लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 32वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। जब एक बच्चा पहले से जानता है कि कुत्ते की 2 आंखें हैं, ये फिर से आ गया वही, ये फिर से आ गया वही एजिमिलेशन और एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन वापस से आ गया। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान जवाब दीजिएगा। एजिमिलेशन और एकोमोडेशन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा सभी लोग। पहले पढ़ लीजिए। जब एक बच्चा पहले से जानता है कि कुत्ते के 2 आंखें, 2 कान, एक सिर, एक मुंह, 4 पैर और एक पूंछ होती है,
तो वह यह सीखता है कि कुत्ता भौंकता है। अब वह यह सीखता है कि कुत्ता भौंकता है। यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? बच्चा पहले से जानता है कि उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 सिर है, 1 मुंह है, 4 पैर हैं, 1 पूंछ भी है। जितना उसको पता है। अब वो यह सीखता है कि बच्चा भौंकता भी है। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अब मुझे लगता है कि आप लोग जान गए होंगे, बहुत तुरंत ही इसका जवाब देंगे। सभी के सही आंसर आने चाहिए। चलिए, जवाब जवाब मैं ले लेता हूं, यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूं। ऑप्शन है समायोजन, आत्मीकरण, एज्यूमिलेशन, अनुकूलन, संतुलन। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता था आप लोग सही जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। अभी भी कंफ्यूजन में जी रहे हैं आप लोग। बच्चा जब पहले से यह जानता है कि उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 सिर है, 1 पैर है, 4 पूंछ है, 1 है, बट अब वह यह सीखता है कि बच्चा भौंकता है। अब वो नया ज्ञान सीखता है, अब वो नया ज्ञान लेके आता है। तो नया ज्ञान इक्विबेरियम तो कहाँ होगा? आप लेक्चर में नहीं है क्या सिमरन जी? इक्विबेरियम कहाँ हो सकता है? ये तो होगा ही नहीं उसमें। यहाँ पे क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है, हाँ सही जवाब है इसका आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण जो है वो दो, दो इसका जो है वो सही जवाब है। बहुत बढ़िया, दो इसका सही जवाब है। बच्चा जो है वो जानता है, अब उसके बाद वह कुत्ता भौंकता है, यह सीखने की प्रक्रिया लेके आता है। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला आपको श्रेणी, आपको जो है जोड़ी मिलान करना है। जोड़ी मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। इसमें दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। सुरेखा बेन बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ध्यान से आप लोग समझ रहे हो, कर रहे हो। चलिए आगे लेते हैं। सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब दीजिएगा सभी लोग। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, मैच कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, मैच कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा। सूची ए संघर्ष, सूची बी अवस्था। सूची ए है संघर्ष, सूची बी है अवस्था। ये एरिक एरिक्सन की थियरी है, जिसमें 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। 8 अवस्थाओं में से पहला है पहचान बनम पहचान भ्रांति। उसका संबंध कौन सी अवस्था से है? प्रौढ़ावस्था से है, पूर्व प्रौढ़ावस्था से है, परिपक्वता से, किशोरावस्था से है, किससे है? जवाब दीजिएगा, जवाब मैच करिएगा पहले, फिर जवाब दीजिएगा। पहले मैच कर लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए, मैच करिएगा फिर जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए, जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट जवाब, फटाफट जवाब, जवाब 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 जवाब। एबीसी एबीसी एक, एबीसी एबीसी एक। क्या है सही जवाब? सही जवाब दीजिएगा सभी लोग। एक झाखर, एक झाखर जवाब दीजिए। यूट्यूब पे जवाब नहीं आ रहे, यूट्यूब पे जवाब नहीं आ रहे। हाँ, जवाब 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 एक। चलिए कैसे होगा एक, जरा देख लेते हैं। एक होगा, क्या होगा? पहचान बनाम पहचान भ्रांति। पहचान बनाम पहचान भ्रांति क्या होता है? बच्चा जब अपनी आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन करता है, तो वह किशोरावस्था में होता है, वह किशोरावस्था में होता है। वहीं आत्मीयता बनाम अलगाव जो है, आत्मीयता बनाम अलगाव यानी जब बच्चा, जब वह प्री प्री एडल्टहुड में होता है, यानी जब प्री एडल्टहुड में होता है, तब वह जो है, यानी अर्ली एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड में होता है, तो वो फिर उसका जो आत्मीयता बनाम अलगाव होता है, तो यह अर्ली एडल्टहुड हो गया, एक हो गया। वही उत्पादकता बनाम स्थिरता, बच्चे के अंदर में उत्पादकता बनाम स्थिरता कब आती है? जब बच्चा प्रौढ़ हो जाता है, वयस्क हो जाता है। वहीं संपूर्णता बनाम निराशा कब आती है? तो परिपक्वता में आती है। अब यहीं से जोड़ लीजिए, क्या होगा, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा, मिला लीजिए आप। सही आंसर क्या हो सकता है? तो पहले का है 3, दूसरे का है 1, और तीसरे का है 4, और चौथे का है 2। तो ये जो है इसका ए वाला जवाब जो है वो सही है। इसका ए जवाब जो है वो सही है। चलिए आगे ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न, मतलब इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है? वो एक है, एक इसका सही जवाब है। हाँ, ए ए ए एक सही है। चलिए आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? किसने शिशुओं को के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था, यानी ब्लैंक स्लेट? ब्लैंक स्लेट किसने माना था? जॉन लॉक ने, डार्विन ने, स्पिनोजा ने, वाटसन ने? किसने माना था? मनराज मीना एक। किसने माना था? जवाब 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 जवाब। कहाँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? वाटसन ने कहा था आप हमें कोई भी बच्चा दे दो। वाटसन ने ये कहा था कि हमको कोई भी बच्चा दे दो, हम उसको वैसा बना लेंगे। वाटसन ने ये कहा था कि हमको कोई भी बच्चा दे दो, हम उसको वैसा बना लेंगे। वाटसन ने ये नहीं कहा था कि जॉन जो है हमको हम वो बच्चे खाली स्लेट होते हैं। चलिए जवाब 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 जवाब, जॉन लॉक। सही बात है, जॉन लॉक, जॉन लॉक सही है। इसका सही आंसर जो है वो जॉन लॉक है।
सही जवाब है वो जॉन लॉक है। बहुत बढ़िया, शेषदान, श्रेणीदान, कमल, कमल, मनोज, सभी के सही जवाब है, सभी के सही जवाब है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। थोड़ा मतलब कंफ्यूजन में न रहिए। मैंने वॉटसन को व्यवहारवाद में कहा था कि वो जो है वो ये मानते हैं कि बच्चों को आप मुझे कौन सा भी बच्चा दे दो मैं उसको वैसा ही बना लूंगा, वातावरण का प्रभाव है। बट जब कि जॉन लॉक कहते हैं बच्चे खाली स्लेट होते हैं, उनका मस्तिष्क खाली स्लेट होता है, उस समय में कुछ भी भरा जा सकता है, वो उसको कहते हैं, वो मस्तिष्क को लेकर के जॉन लॉक जी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पे 35वां प्रश्न कुछ इस तरह से, निम्न में से कौन सी फ्रायड का मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिएगा सभी लोग, कौन सी नहीं है? मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, कौन सा नहीं है? कौन सा जवाब इसका नहीं है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब जूम पे तो सही आ रहे हैं सभी के, जूम पे सभी के जवाब सही आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुचित यादव एक, हाँ आपने पूरे होने वाले में दिया है, इसमें बताइएगा। दो 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 सही बात है, यहाँ पे दो जो है वो राइट आंसर है, दो इसका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, जैविकी परिस्थिति मॉडल, जैव परिस्थितिकी मॉडल, जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। जैव परिस्थितिकी के अनुसार उसके बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है किसके? सूक्ष्म तंत्र के, वृहद तंत्र के, बाह्य तंत्र के, समय तंत्र के, किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? अजीत शर्मा, बहुत बढ़िया अजीत, चंद्रशेखर, विक्रम, अजीत शर्मा, दो सही जवाब है। मनोज मंडा सही जवाब है, सही जवाब है, सभी के दो सही जवाब आ रहे हैं। चलिए तो इसमें बताइए, जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है, किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण है, वृहद तंत्र के उदाहरण है, बाह्य तंत्र के उदाहरण है, समय तंत्र के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? इसमें बताया गया था क्या, इसमें 5 लेयर हैं, एक में बच्चा होता है, दूसरा में जो है वो माइक्रो लेवल होता है, और तीसरा में जो मेजो लेवल मेजो सिस्टम होता है, तीसरे में एक्सो सिस्टम होता है, और चौथे में जो है वो माक्रो सिस्टम होता है, और पांचवें में जो है वो क्रोनो सिस्टम होता है, पांचवें में क्रोनो सिस्टम होता है। ये 5 सिस्टम बताए गए थे। तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब शेषदान 1, सुरेखाबेन 2, अजीत शर्मा 1। हाँ यहाँ पे जो सही जवाब है वह सही जवाब 1 है, यहाँ पे सही जवाब है वह 1 है, सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म तंत्र जो है वह सही जवाब है। सूक्ष्म तंत्र यानी पहले वाले में बच्चे, माता पिता उनके साथ में वो सानिध्य में रहता है, माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में सानिध्य में रहता है, तो सानिध्य में रहता है, उनके अनुसार जो है वो सीखता है। चलिए तो इसका सही जवाब जो है वो 1 है। हिंदी में समझ नहीं आ रहा है मोनिका ठाकुर, अच्छा, हाँ तो हिंदी में इसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम, एक को कहते हैं माइक्रो सिस्टम, एक को कहते हैं मेजो एक्सो सिस्टम, मेजो सिस्टम नहीं, इसको कहेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ किसको क्या कहेंगे, एक बार बता देता हूँ। एक को कहेंगे माइक्रो, माइक्रो, इसको कहेंगे माक्रो, माइक्रो माक्रो, इसको कहेंगे एक्सो, एक्सो, और इसको कहेंगे क्रोनो, क्रोनो। ये जो है अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है। तो इसमें एक लेयर ये बच्चा होता है, दूसरे लेयर में जो है वो माइक्रो सिस्टम होता है, माइक्रो सिस्टम में बच्चे बच्चे होते हैं और उसके माता पिता होते हैं, तीसरे वाले में भी बच्चे और माता पिता होते हैं, जबकि वो इंटरेक्शन करता है उनसे, उनसे इंटरेक्शन करके करता है। जो तीसरा वाला सिस्टम होता है वह जो है वह एक्सो सिस्टम होता है, जहाँ पे उसका कल्चर, मम्मी पापा का कल्चर देखने को मिलता है। वहीं जो है माक्रो सिस्टम होता है, माक्रो सिस्टम में उसकी संस्कृति, कल्चर, ये सब देखने को मिलता है। वहीं जो जब अगली वाली सिस्टम आती है, अगला वाला सिस्टम आता है जिसको कहते हैं कि समय तंत्र, समय तंत्र में बच्चा जैसे जैसे समय में बढ़ते जाता है, जैसे जिस जिस अवस्था में जाता है, वृद्ध होता है, जवान होता है, वैसे वैसे वह सीखते जाता है, तो समय आता है। तो इस तरह से जो है ये सारे सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वह 1 है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, ओहो, हाँ अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है किससे? केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, केवल भाषा सुनने से? क्या है इसका सही जवाब? 3 3 3 3 3 3। पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।
चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, तीन 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 सही बात है, तीन इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न लेते हैं। बोलने की सही आदतों में सबसे प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है, किसका? बोलने की सही आदतों को, बोलने की सही आदतों को सबसे प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है मात्र प्रश्नोत्तर से, मात्र उच्चारण अभ्यास से, शब्दावली की परिस्थिति में अभ्यास से, मात्र श्रुत लेख से। पीछे वाला प्रश्न से संबंधित ये भी प्रश्न है, एक पीछे प्रश्न हो गया था ऐसा, ये पीछे प्रश्न हो गया था ऐसा, ये पीछे प्रश्न हो गया था। वह किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा, किससे संबंधित है? तीन 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 तीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तीन है इसका सही आंसर, वो तीन है। सही आंसर जो है वो तीन है कि शब्दावली और परिस्थिति में अभ्यास से। ये पीछे ऐसा ही प्रश्न हो गया था कमल, आपको समझ में आ गया होगा। परिस्थिति जो है, परिस्थिति में अगर बच्चा बोलता है शब्दावली के हिसाब से, तो उसका जो है वो बोलने का आदत अच्छी तरह से विकसित होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? फ्रायड, स्किनर, एरिक्सन, पियाजे। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब 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 जवाब। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत बढ़िया, कमल मंडा, अजीत शर्मा, तेजल, ब्रजेश पुनिया, मोनिका ठाकुर, चंद्रेश, सेजदान, मनोज, मनोज कुमार। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं सभी के। चलिए, तो ये जो है ले लेते हैं यहाँ पे, इसका जो जवाब है वो एरिक एरिक्सन है। एरिक एरिक्सन तीसरा जवाब इसका सही है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न, अगला और आखिरी प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न क्या है? हाँ, अगला और आखिरी प्रश्न है, कालक्रम के आधारित, कालक्रम आधारित वर्णन, कालक्रम आधारित वर्णन किसमें होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में कहाँ हुआ है? काल तंत्र आधारित वर्णन पारिस्थितिकी तंत्र में कहाँ हुआ है? सूक्ष्म तंत्र में, बाह्य तंत्र में, समय तंत्र में, बृहद तंत्र में, किसमें हुआ है? मोनिका ठाकुर जी बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहा है। ब्रजेश पुनिया जी, अजीत शर्मा, बहुत बढ़िया, सभी के जवाब बहुत बढ़िया आए थे उसमें। इसमें बताइए, जो अगला वाला प्रश्न है उसका जवाब बताइएगा, कालक्रम आधारित कौन सा है? कालक्रम आधारित क्या होगा? कालक्रम आधारित वर्णन परिस्थिति तंत्र में कहाँ हुआ था? सूक्ष्म तंत्र में, बाह्य तंत्र में, समय तंत्र में, बृहद तंत्र में, किसमें हुआ था? किसमें हुआ था? किसमें हुआ था? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। सुरेखा बेन वसावा, सुचित यादव, कमल मंडा, समय तंत्र, समय तंत्र, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समय तंत्र। चलिए, तो यहाँ तक जो है आज हमारा जो 40 प्रश्नों का, आज हमने 40 प्रश्न लिए हुए थे, 40 प्रश्नों का जो पूरा सेशन आज यहाँ पे फिनिश होता है। आप सभी लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया होगा, प्रश्नों को। सारे प्रश्न अलग अलग जगहों से बहुत बारीकी से निकाले गए थे, अलग अलग जगहों से बहुत बारीकी से निकाले गए हुए थे। तो आप सभी लोगों ने प्रश्नों को एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सारे अप्लाइड प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नों को ध्यान करिएगा। साथ में वो जो जीन पियाजे का एकोमोडेशन एजिमिलेशन, इस पे प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करिएगा। एजिमिलेशन और उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, अजीत शर्मा 11 क्या कह रहे हैं आप? अजीत शर्मा 11 क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो ये जो है, चलिए, हाँ, तो आज यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तो पहुंचाइएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो वो जो है अपलोड हो रही है, वो अपलोड होती रहेंगी। आपको सीटेट, टेट, रीट, डीएसएसबी से संबंधित आपको जानकारी वो मिलती जाएगी। तो आप सभी लोग एंजॉय करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट रविवार को सेम इसी 5 बजे के टाइम पे हम जो मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग जहां रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। थैंक यू सो मच।